हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज हब 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, आइए चलते आज के पहला क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, चलते आज का पहला क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका सही आंसर है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। ओके दोस्तों, तो इनका पहला पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ओके दोस्तों, और इसकी स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। अर्थात इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था, बाद में इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ओके दोस्तों, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। ओके दोस्तों, और इसका नामकरण जो पहले हेली नेशनल पार्क था, इसको बाद में जब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, क्यों किया गया और किसके नाम पर किया गया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। और जो जिम कॉर्बेट है यह एक क्या है, ब्रिटिश शिकारी और प्राकृतिक प्रेमी थे। इनके ये जो शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन ये जब उसको प्रेम हो गया किससे, प्रकृति प्रेमी, उसको सुंदरता को देखकर, पशु पक्षियों को देखकर उसको मारने के प्रति उसको उसके ऑपोजिट क्या हो गया, उसको प्रेम हो गया। इसलिए उसका नाम जो है, किसका नाम, हेली नेशनल पार्क का नाम क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। ओके दोस्तों, ये एक शिकारी का नाम था और ये ब्रिटिश शिकारी थे। ओके दोस्तों, क्या थे, ब्रिटिश शिकारी थे। इसके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया, राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके दोस्तों, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 1318.45 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है या फैला हुआ है। ओके दोस्तों, चलते हैं इसी प्रकार से आपका अगला सवाल पर। ओके दोस्तों, ये आपका सवाल नंबर है 2। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, मतलब कैसा होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, मतलब कैसा होता है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 5 माइक्रोन से अधिक, ऑप्शन बी है 6 माइक्रोन से अधिक, ऑप्शन सी है 7 माइक्रोन से अधिक, ऑप्शन डी है 5 माइक्रोन से कम। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 5 माइक्रोन से कम। ओके दोस्तों, 5 माइक्रोन से कम, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, माइक्रोन एक मापक इकाई है। माइक्रोन एक मापक इकाई है जो लंबाई को मापने के लिए उपयोग की जाती है। ओके दोस्तों, एक मापक इकाई कौन, माइक्रोन जो है एक मापक इकाई है जो लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यह मीटर का 10 लाखवां हिस्सा के बराबर होता है। ओके दोस्तों, मैंने 1 मीटर जो माइक्रोन होता है, वो मीटर का 10 लाखवां हिस्सा के बराबर होता है, मतलब बहुत छोटा इकाई, मापन इकाई का बहुत छोटा इकाई होगा दोस्तों। उसकी बात करें तो 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन जो होता है 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपका, यह जो है मीटर का 10 लाखवां के बराबर, मतलब 10 लाख के बराबर होता है। ओके दोस्तों,
10 लाखवां हिस्सा के बराबर होता है। किसका? मीटर का। कौन? माइक्रोन। ओके दोस्तों, तो आइए चलते इसका अगले सवाल पर। और आपका अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल लेकर है कि मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है अमोनिया। ओके दोस्तों, तो बस सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होता है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ओके दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम जान लेते हैं विस्तारपूर्वक। ओके दोस्तों, तो उसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि बायोगैस एक प्रकार का जैविक ईंधन है। क्या है? जैविक ईंधन है जो जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस का मुख्य घटक है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि बायोगैस का उत्पादन, मतलब बायोगैस किस किस चीज़ से उत्पादन होता है। ओके दोस्तों, बायोगैस जो होता है किस किस चीज़ से उत्पादन होता है, उसका उत्पादन कैसे होता है? कूड़ा कचरा से होता है, गोबर से होता है। ओके दोस्तों, फसलों के अवशेष से होता है, जैविक औद्योगिक अवशेष से बायोगैस का उत्पादन होता है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट की बात हो रहा है। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि बायोगैस का घटक, मतलब बायोगैस जो होता है किस किस गैसों से मिलकर बायोगैस बना है। ओके दोस्तों, सबसे पहला है आपका मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। ओके, CH4, इसका 50 से 70% इसमें इसका 50 से 70% इसमें इसका भाग है। ओके दोस्तों, किसमें? बायोगैस में। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CO2। ओके, इस 30 से 50% भाग इसमें रहता है। तीसरा नंबर है नाइट्रोजन, जिसका रासायनिक सूत्र है N2। ओके दोस्तों, N2 जो 1 से 5% के भीतर ये रहता है। चौथा है हाइड्रोजन, जिसका रासायनिक सूत्र है H2, ये भी 1 से 5% के बीच रहता है। ओके दोस्तों, बाकी अन्य गैसें होते हैं और जिसका 1 से 5% के बीच इसमें रहता है। ओके, 1 से 5% के बीच रहता है। ओके दोस्तों, मतलब मीथेन की बात करें तो 50 से 70% के बीच रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 30 से 50% के बीच रहता है। ओके दोस्तों, नाइट्रोजन की बात करें 1 से 5% के बीच रहता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी 1 से 5% के बीच रहता है। और अन्य गैस की बात करें तो ये भी 1 से 5% के बीच रहता है। ये सभी गैसों से मिलकर बायोगैस का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं चौथा पॉइंट में कि बायो का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ओके दोस्तों, बायोगैस का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ओके दोस्तों, तो बायोगैस जो है ईंधन के रूप में भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है और वाहनों में भी किया जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बायोगैस के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है। एक क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है। ओके दोस्तों, तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में नोट कर लें, जिससे आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम आने वाले हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना कंपलसरी है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये करा है कि राष्ट्रीय चंबल अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य के हिस्सा नहीं है? आपको यहाँ पे नहीं पर ध्यान देना है। ओके दोस्तों, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और ऑप्शन में कुछ और टिक लगा के बैठ जाते हैं, जो आपका आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को, सवाल को अच्छे तरीक़ा से आपको पढ़ लेना है कि नहीं है या लिखा हुआ है या नहीं है। ओके, नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। किस पर? नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। ओके दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बोलते हिस्सा नहीं है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी है हरियाणा का, ऑप्शन डी है राजस्थान का। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हरियाणा का ये राष्ट्रीय चंबल अभियान हरियाणा का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा ये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा ये है, बाकी हरियाणा का हिस्सा ये नहीं है। आइए चलते इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, चंबल जो है
ये जो चंबल राष्ट्रीय उद्यान है ये घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। इसे घड़ियाल, इसे क्या कहा जाता है, घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, इससे विलुप्त जीव के संरक्षण के लिए, इसे विलुप्त जीव की संरक्षण के लिए बनाया गया है, जैसे कि घड़ियाल लाल मुकुट कछुआ और गंगा सूस आदि की संरक्षण हेतु बनाया गया है। ओके दोस्तों, यह चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया। ओके दोस्तों, 1978 ईस्वी में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर इसका निर्माण किया गया है या स्थापित किया गया है। ओके दोस्तों, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। कौन? चंबल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु पर चंबल नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, जिसका स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार के किस जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नालंदा में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पश्चिमी चंपारण में। ओके दोस्तों, आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है। ओके दोस्तों, इसका स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। ये डेटा कुछ अलग अलग साइट में अलग अलग दिखा रहा है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं 2-3 जगह देखा तो इसमें तीनों में अलग अलग दिखाया गया और मैं ज़्यादातर 1978 मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने आपको ये डाटा शेयर कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आप इसको थोड़ा सा सही से उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ऐसे 1978 किसी में 1976 दिखा रहा है, किसी में 1990 दिखा रहा है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं 2-3 साइटों में देखा तो सब में अलग अलग दिखा रहा था, ज़्यादातर 1978 ही दिखाया, इसलिए मैंने 1978 ले लिया हूँ। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही 1978 से ही होना चाहिए, तो आप थोड़ा डेटा को मिक्स कर लीजिए, मतलब मिला लीजिएगा। ओके दोस्तों, और यह भारत का ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के 17वें टाइगर रिजर्व है, 17वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है इसे। ओके दोस्तों, 17वें राष्ट्रीय रिजर्व के टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 898.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका फैला हुआ है। ओके दोस्तों, इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ओके दोस्तों, इस डेटा को थोड़ा सा, ये जो भी डाटा है इसको थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा। ओके दोस्तों, किसी में 1978 दिखा रहा है, किसी में 1976 दिखा रहा है, तो ऐसे ही ज़्यादातर मुझे 1978 सूटेबल लगा, इसलिए मैंने 1978 ले लिया हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है 20 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी 3 मार्च को। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, आइए इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। ओके दोस्तों, 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ओके दोस्तों, 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ओके दोस्तों, पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गिलोट नाल्सो के द्वारा 1970 में एक पर्यावरण की शिक्षा के रूप में की गई थी। ओके, इसी तरह से 1970 से 1990 तक यह पूरे विश्व में फैल गया। ओके दोस्तों, फैल गया। 1990 में इसे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ओके, इसी कारण से 1990 में इसे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि
कि सन 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने भी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। इसलिए हम लोग 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ऑप्शन बी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, ऑप्शन सी भारतीय वन्यजीव संस्थान, ऑप्शन डी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों मतलब विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये जो है ये पर्यावरण से संबंधित संस्थान है। बाकी जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण कराने वाली केंद्रीय एजेंसी है। ओके दोस्तों, केंद्रीय एजेंसी है। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि इसका गठन 1761 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ओके दोस्तों, चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था। ओके दोस्तों, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था। आपका ऑप्शन है 1590 में, ऑप्शन बी है 1595 में, ऑप्शन सी है 1596 में, ऑप्शन डी है 1599 में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1590 में इन्होंने बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने ओडिशा पर आक्रमण किया था। ओके, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, आइए इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पहला बिंदु ये बता रहा है कि बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने 1590 में ओडिशा यानी कि आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है ओके पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में बंगाल के सूबेदार और अधिकारियों ने भी सहायता दी। ओके दोस्तों, बंगाल के सूबेदार और अधिकारियों ने भी सहायता दी। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि आक्रमण सफल होने के बाद ओडिशा पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मीर जाफ़र, ऑप्शन बी अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ओके दोस्तों, आइए इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पहला बिंदु है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली। ओके दोस्तों, पहले उनका राजधानी जो था किसका, मीर कासिम का, मुर्शिदाबाद था। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों से परेशान होकर उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी कहाँ कर दिया, मुंगेर कर लिया। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नवाब बनाया गया था। ओके दोस्तों, मीर कासिम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नवाब बनाया गया था। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि मीर कासिम जो है मीर जाफ़र के दामाद थे। ओके दोस्तों, चौथा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि मीर कासिम ने समस्त आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया था और बंगाल के आर्थिक स्थिति को सुधार किए थे। ओके दोस्तों,
मीर कासिम जो है उन्होंने समस्त आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया था और बंगाल के आर्थिक व्यवस्था को वो अच्छी तरह से मतलब भली भांति सुधार दिए थे। ओके, सुधार दिया था। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है गुरुमुखी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। ओके दोस्तों, आइए चलते कुछ इसका महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, अशोक के अधिकतर शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है और इसे मगधी भाषा में लिखा गया है। ओके दोस्तों, अधिकतर शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है और इसे मगधी भाषा में लिखा गया है। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ओके दोस्तों, अशोक के शिलालेखों के सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज पुरातत्वविद और भाषाविद थे। ओके दोस्तों, जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों को डिसिफर किया था। ओके, डिसिफर का मतलब ये होता है कि इन्होंने उसमें छुपे हुए वर्ड को जाना। ओके दोस्तों, किसको, मतलब जो अनजान लिपि थे उसको उन्होंने डिफाइन किया, उनको पढ़ा, छुपे हुए वर्डों को, छुपे हुए अर्थों को उन्होंने निकाला। ओके, समझा। ओके दोस्तों, इस डिसिफर का मतलब ये होता है कि अनजान लिपि को उन्होंने पढ़ा। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स अ लॉट।